नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को ट्रांजिशन मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्म करवा रही थी। उसमें हमने वीबीटी की अजम्पशंस पढ़ी थी। वीबीटी ने मेटल और लिगेंड्स के बीच बॉन्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो कि उस वीबीटी के अजम्पशंस के आधार पे हम इस मेटल लिगेंड बॉन्ड को की मैकेनिज्म को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तो अब हम उस वीबीटी की लिमिटेशंस पढ़ेंगे। और इन लिमिटेशन से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। ये आपकी सेकंड यूनिट है। इसमें पढ़ रहे हैं हम लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। वीबीटी ने सारा जो ध्यान केंद्रित किया था वो मेटल के ऊपर केंद्रित किया था। उसके चारों ओर जो लिगेंड्स जुड़ रहे थे उनके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। सिर्फ इतना कहा था कि वो एक डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहा, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करवाया था। यही उनकी एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। उन्होंने केवल और केवल मेटल से रिलेटेड कि उस मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उस मेटल के कौन से ऑर्बिटल्स जो है हाइब्रिडाइजेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, मीन्स यही तक बताया था। और इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से हम कुछ हद तक बहुत सारे रिजल्ट्स निकाल भी पा रहे थे। मीन्स इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से हम उस मेटल कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर पा रहे थे। लेकिन और बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जैसे पहली प्रॉपर्टी कि मेटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं मेटल कॉम्प्लेक्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कलर्ड सॉल्यूशंस होते हैं। मेटल कॉम्प्लेक्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में वीबीटी ने मेटल कॉम्प्लेक्स की इस प्रॉपर्टी के बारे में डिफाइन नहीं किया कि ये कलर्ड सॉल्यूशंस क्यों बनाते हैं। सबसे पहले हम कि कलर्ड हमें किस कारण विजिबल होते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इस कलर्ड सॉल्यूशंस के बारे में पता करेंगे कि सॉल्यूशंस का कलर हमें किस तरीके से विजिबल होता है। देखो, सनलाइट जो होती है या जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलके बनी होती है। 7 कलर होते हैं जो हमें विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं, जो हमें दिखाई देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्या होती है वो? विजिबल लाइट। विजिबल जो लाइट है वो 7 कलर से मिलके बनी होती है, जिसमें से 3 कलर जो हैं वो प्राइमरी कलर होते हैं और बाकी के कलर सेकेंडरी कलर होते हैं, जो कि इन प्राइमरी कलर्स को आपस में कॉम्बिनेशन से बनते हैं। क्लियर यहां तक? ये प्राइमरी कलर्स जो होते हैं ब्लू, रेड और येलो होते हैं। ब्लू, रेड और येलो होते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से सेकेंडरी कलर बनते हैं। अब क्या होता है कि ये विजिबल लाइट जो 7 कलर से बनी हुई होती है, हर कलर के रेस्पेक्ट में वेवलेंथ होती है। रेडिएशन है भाई, विजिबल लाइट है, रेडिएशन है, इन रेडिएशंस के साथ वेवलेंथ एसोसिएट होगी और हर कलर के हिसाब से वेवलेंथ भी अलग अलग होगी। मीन्स लैम्डा जो है वो चेंज होते ही इनके साथ एसोसिएट एनर्जी की वैल्यू भी चेंज होगी। मीन्स हर की एनर्जी अलग अलग होगी।
अब क्या हो रहा है कि इस जो व्हाइट लाइट है इसको हम किसी सब्सटेंस के ऊपर डालते हैं जिसमें क्या है, मेटल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। ये मेटल कॉम्प्लेक्स इस लाइट को अब्सॉर्ब करेगा और इस लाइट को एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही अब्सॉर्ब करेगा, इस लाइट की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही अब्सॉर्ब करेगा। मैंने ये मेटल कॉम्प्लेक्स है या ये मेरा सब्सटेंस है, इस मेटल कॉम्प्लेक्स के सॉल्यूशंस पे लाइट डाली। जब लाइट इंसिडेंट की गई तो इस मेटल कॉम्प्लेक्स के द्वारा कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब किया जाता है। स्पेसिफिक वेवलेंथ लाइट absorbed by the solution और रिमेनिंग लाइट्स जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जिस कलर की ये जो लाइट अब्सॉर्ब करेगा, अब्सॉर्ब करने पे ये हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। अब ये जब हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा मीन्स वो एनर्जी स्टेट इस मेटल कॉम्प्लेक्स के पास प्रेजेंट होना चाहिए जिसकी एनर्जी जो है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से, डी ऑर्बिटल्स, तो जिनकी एनर्जी जो है इन डी ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, उतनी एनर्जी के यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल्स इस मेटल के पास प्रेजेंट होने चाहिए, तभी ये वहां इस जो लाइट अब्सॉर्ब की है, अब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो वीबीटी ने इन हायर एनर्जी स्टेट को डिफाइन नहीं किया कि इनमें कौन सी एनर्जी स्टेट हायर एनर्जी स्टेट होती है, ये वीबीटी ने डिफाइन नहीं किया। तो ये उनकी एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी कि इस हायर एनर्जी स्टेट के बारे में वीबीटी ने डिफाइन नहीं किया कि वो मान लो इस वाले एनर्जी स्टेट में था, डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो इस एनर्जी स्टेट में था, इस पे लाइट डाली गई, लाइट डालने के बाद इसके द्वारा लाइट को अब्सॉर्ब किया गया और जिस लाइट को अब्सॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है, जिस कलर की लाइट को अब्सॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। इसने लाइट अब्सॉर्ब की, हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचा, तो ये हायर एनर्जी स्टेट कहां से आया, ये इसके पास वैकेंट था या नहीं था, ये वीबीटी ने नहीं समझाया। मीन्स ये हायर एनर्जी स्टेट के बारे में वीबीटी डिफाइन नहीं करती है। दूसरा देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सेम यही है कि भाई चलो ठीक है, इसके पास हायर एनर्जी स्टेट भी थी, मान लिया, तो दूसरी ड्रॉबैक आ गई कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में। सेम मेटल आयन है, सेम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन उसके चारों ओर जब लिगेंड चेंज कर देते हैं तो वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करता है। अब्सॉर्ब करेगा तो इसका स्पेक्ट्रा भी हमें अलग अलग आएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी जो मिलेगा वो अलग अलग आएगा। वीबीटी सेम लिगेंड्स होने के बावजूद इनकी हायर एनर्जी स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट के बीच के डिफरेंस अलग अलग क्यों होता है उसका रीजन हमें नहीं समझाती है। दोबारा सुन लो कि सेम मेटल आयन है कोई, मान लो M+, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन जब इसके साथ कोई लिगेंड जुड़ा हुआ है, मान लो A लिगेंड जुड़ा हुआ है, उसके बाद B लिगेंड जुड़े हुए हैं, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर है, बाकी सब चीजें सेम है,
और सी लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे लिगेंड्स चेंज हो रहे हैं, इनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी चेंज होंगे। इसके लिए स्पेक्ट्रा कुछ अलग आएगा, इसके लिए कुछ अलग आएगा और इसके लिए अलग आएगा। मींस तीनों के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलते हैं हमें, डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये? वीबीटी के हिसाब से इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सेम ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है लाइट का एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ये जो जा रहा है, इन दोनों एनर्जीज के स्टेट के बीच जो एनर्जी गैप है वो कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये गैप चेंज हो रहा है। मींस ये एनर्जी डिफरेंस चेंज हो रहा है। इसके लिए अलग एनर्जी डिफरेंस है, इसके लिए अलग एनर्जी डिफरेंस है, इसके लिए अलग एनर्जी डिफरेंस है। तो वीबीटी ने ये नहीं डिफाइन किया कि सेम मेटल आयंस सेम कोऑर्डिनेशन नंबर होने के बावजूद जैसे ही उनके चारों ओर लिगेंड्स चेंज हो जाते हैं तो उनके द्वारा अब्सॉर्ब की गई रेडिएशंस की वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। मींस उनके इस एनर्जी गैप का भी डिफरेंस चेंज हो जाता है। ये वीबीटी ने नहीं समझाया कि क्यों चेंज हो रहा है। तो दूसरी ड्रॉबैक इनकी ये थी। अब हम बात करते हैं तीसरी ड्रॉबैक पे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो ये जो प्रॉपर्टीज थी मींस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पे हम उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री डिफाइन कर सकते हैं। ये वीबीटी समझा सकता है कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसकी इतनी है, मैग्नेटिक मूवमेंट इतना है, तो इसमें इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी और ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है तो इसकी ज्योमेट्री ये होगी। यहां तक वो डिफाइन कर सकता है। लेकिन थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब देखो, सबसे पहले इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैलकुलेट किया जाता है थ्योरेटिकली, सॉरी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट। जब हमारे पास ये मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है न्यू, तो इस न्यू की यूज करते हुए हम थ्योरेटिकली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई हमारे पास न्यू की वैल्यू आ जाएगी, न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट है तो इस मैग्नेटिक मूवमेंट न्यू का यूज करते हुए हम उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं और उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। जब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया तो हमारे पास इसकी रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर आ गए। तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर का यूज करते हुए हम वीबीटी थ्योरीज के अकॉर्डिंग, वीबीटी की अजम्पशंस के अकॉर्डिंग वहां पे एन डी ऑर्बिटल्स, एनएस और सॉरी n-1d ऑर्बिटल्स, ns ऑर्बिटल्स और np ऑर्बिटल्स या ns ऑर्बिटल्स, np ऑर्बिटल्स और nd ऑर्बिटल्स का यूज करते हुए उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल लेते हैं कि भाई इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहां मींस इतने वैकेंट ऑर्बिटल्स उसके लिए चाहिए
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपको पता चल गया है, मान लो 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, सॉरी बॉन्ड की 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो हमें ये पता है कि इसमें 2 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो सकती है, मींस इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने चाहिए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। तो ये या तो sp3 बनाता है या dsp2 बनाता है, यही बनाएगा, या तो sp3 बनाएगा या dsp2 बनाएगा। यही हाइब्रिडाइजेशन मींस इस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के थ्रू हम उसकी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्योमेट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्योमेट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी क्या प्रॉब्लम हुई कि सेम मेटल आयन लिया, अब इसने ये तो बता दिया, चलो यहां तक बता दिया कि हम उससे नंबर ऑफ वैकेंट और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डिफाइन कर सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से हम उनका क्या निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री प्रपोज्ड कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जब देखा कि निकिल के केस में, निकिल +2 3d8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स बना रहा था, ये 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स बना रहा था, साइनो के साथ और क्लोराइड के साथ, साइनो के साथ और क्लोराइड के साथ। जब ये साइनो के साथ बॉन्ड बना रहा था तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट थी dsp2, और जब ये क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना रहा था तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकल के आई sp3। कहां से, जब ये साइनो के साथ बॉन्ड बना रहा था तो इसमें अनपेयर्ड, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो 0 थे, मींस ये कैसा था, पैरामैग्नेटिक, डाइमैग्नेटिक, 0 थे। और जब ये क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना रहा था तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शायद 3 होंगे, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, मींस ये क्या था, पैरामैग्नेटिक था। ये सब हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तक बता सकता है, लेकिन ये डिफाइन नहीं किया कि निकिल के अंदर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेम नंबर में कोऑर्डिनेशन नंबर है, लेकिन जैसे ही लिगेंड्स चेंज हो रहे हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हो रही है। ऐसा क्यों होता है, ये वीबीटी डिफाइन नहीं करता है, वीबीटी नोट डिफाइन कि इसके अंदर तो जब साइनो लिगेंड्स मैंने यूज किया तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट थी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 थे, मींस ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा था, और जब क्लोराइड इसके साथ जुड़ा तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो किया। सेम मेटल आयंस और उसका सेम कोऑर्डिनेशन नंबर होते हुए भी ये इस तरीके का बिहेवियर्स क्यों शो कर रहे हैं, ये वीबीटी डिफाइन नहीं करती है। तो ये भी इसकी ड्रॉबैक है कि इससे हम वीबीटी इसको डिफाइन नहीं कर सकती। हाँ, हम एक्सपेरिमेंटली आधार पे जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर लेते हैं उसके आधार पे हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट समझा के उसकी ज्योमेट्री को समझा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है, थ्योरेटिकली ये हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि सेम मेटल्स होते हुए भी ये अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्यों रखते हैं, ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं। अगला है डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस इन कॉम्प्लेक्स ऑफ सेम ज्योमेट्री। कई बार सेम ज्योमेट्री होने के बाद भी अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है, किसी में
आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में और किसी में इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। ये बात भी वीबीटी डिफाइन नहीं करती है कि क्यों इनर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं और क्यों आउटर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगली ड्रॉबैक है डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन in a same metal ion. सेम मेटल आयन में डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्यों होती है ये भी डिफाइन नहीं करती है जब सेम ज्योमेट्री होती है विथ सेम ज्योमेट्री। देखो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। आयरन वाटर के साथ जुड़ा और आयरन साइनो के साथ जुड़ता है। FeH2O की होल 6 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। FeCN की होल 6 यहां पे -4 आएगा। यहां पे भी आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पे भी आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। जब वाटर की बात करते हैं तो जब वाटर इसके साथ जुड़ता है तो जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकल के आती है वो sp3d2 होती है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है sp3d2 और इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है d2sp3। इसकी स्ट्रक्चर्स भी ऑक्टाहेड्रल थी और इसकी स्ट्रक्चर्स भी ऑक्टाहेड्रल है। सेम मेटल आयंस, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर, सेम ज्योमेट्री होने के बाद भी कहीं पे इनर डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आउटर डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कहीं पे इनर डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये आउटर डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ये बात भी वीबीटी डिफाइन नहीं करता है कि क्यों जब साइनो की जगह हम वाटर लिगेंड्स वहां एक्वा लिगेंड्स वहां पे जोड़ते हैं तो आउटर डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में इनर डी ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में। ये बात भी वीबीटी नहीं समझाता है। क्लियर यहां तक। उसके बाद डिफॉर्मेशंस इन ज्योमेट्री। बहुत जब मेटल आयंस के चारों ओर जो लिगेंड्स जुड़े हुए रहते हैं, मेटल आयंस के चारों ओर जब लिगेंड्स जुड़ते हैं तो यदि चारों ओर सेम लिगेंड्स जुड़ रहे हैं, सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यूज हो रही है तो उनके बीच बनने वाले बॉन्डों की स्ट्रेंथ भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन हम केस एग्जांपल लेते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करें Ml6 सेम मेटल आयन है, उसके चारों ओर जुड़ने वाले लिगेंड्स भी सेम है, तो इस मेटल आयन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा, मान लो यदि ये D2sp3 हुआ तो भी सेम है और ये sp3d2 हुआ तो भी सेम है। व्हेन सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है तो सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के ऑर्बिटल्स मेटल के और इस लिगेंड के ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग सेम स्ट्रेंथ तक होनी चाहिए। मेटल टू लिगेंड्स ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये जो बॉन्ड है इनकी सबकी स्ट्रेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए। लेकिन ये पता चला कि इनकी स्ट्रेंथ अलग होती है। 4 मेटल लिगेंड्स बॉन्ड इस स्ट्रक्चर्स में 4 मेटल लिगेंड्स बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक जैसी है, इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं और बचे हुए 2 मेटल लिगेंड्स बॉन्ड ये इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं। ये भी डिफाइन नहीं किया वीबीटी ने कि ऐसा क्यों हो रहा है
कि सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होने के बावजूद भी उसके चारों ओर जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं वो भी सेम होने के बाद भी इन बॉन्डों की स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग क्यों हो जाती है, ये भी वीबीटी ने डिफाइन नहीं किया। उसके बाद वीबीटी ने कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बताया कि कॉपर +2 जो आयंस के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्टेबल, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 कॉम्प्लेक्स ये कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी को भी डिफाइन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि देखो आप जैसे इन्होंने कोबाल्ट +2 और कोबाल्ट +3 के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर्स मींस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स बनाए, तो उन्होंने देखा कि कोबाल्ट +2 जो है वो आसानी से कोबाल्ट +3 में कन्वर्ट हो रहा है। मींस कोबाल्ट +2 का रिडक्शन जो है, ऑक्सीडेशन जो है वो कोबाल्ट +3 में हो रहा है। उसका रीजन उन्होंने बहुत आसानी से डिफाइन कर दिया कि जब ये अपनी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बनाते हैं तो इनको कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, 6। तो ये इनर डी ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनर डी ऑर्बिटल्स जब पार्टिसिपेट करते हैं तो इनको वेकेंट करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो आउटर ऑर्बिटल्स में भेजना पड़ रहा था। तो आउटर ऑर्बिटल्स में जब भेजेंगे तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गई, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ी तो उस आउटर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। कम होगा तो वो आसानी से बाहर निकल जाएगा, इसलिए कोबाल्ट +2 के कॉम्प्लेक्स जो हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं और ये आसानी से कोबाल्ट +3 में चेंज हो जाते हैं। देखो आप कोबाल्ट +2 D7 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई इसकी, D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, भरो इसमें इलेक्ट्रॉन्स, ये है 3D, 4s तो खाली है, 4p भी खाली है। उसके बाद 4D होगा, सात इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, ये हो गए। अब यहां पे इसको 2 d ऑर्बिटल्स खाली करवाने, इनर d ऑर्बिटल्स खाली करवाने, तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स तो यहां प्रमोट कर देंगे, ये पेयर्ड हो गया, और जो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला बचेगा इसको बाहर आउटर ऑर्बिटल्स में भेज दिया। और ये जब इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, और ये 4D में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और अब ये डी 2D के, एक S और 3p के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करके D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स गया है ये आउटर ऑर्बिटल्स में चला गया, 4D ऑर्बिटल्स में। इस 4D ऑर्बिटल्स और न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस बढ़ गई, जिससे यहां पे इस इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम हो गया और ये आसानी से कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट +3 में चेंज हो जाता है। मीन्स ये चीज तो वीबीटी ने समझा दी अपने अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम बात करें कॉपर कॉम्प्लेक्स की, जब हम बात करें
कॉपर कॉम्प्लेक्स की कॉपर में भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट वाले कंपाउंड भी कॉपर +2 के स्टेबल होते हैं। कॉपर +2 D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम कौन से कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मींस DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मींस d ऑर्बिटल्स यहां हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब यहां क्या हो रहा है? ये हुआ और इसके पास 4d भी है। अब इसको ये d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करवाना है हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करना पड़ेगा इस 4d में। वो भी हो गया और ये DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे बन भी गए। लेकिन ये सेम कोबाल्ट की तरह यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला गया? 4d ऑर्बिटल्स में चला गया। कहाँ पे चला गया? 4d ऑर्बिटल्स में। यहाँ पे भी इस इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियाई से अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कोबाल्ट +2 के कॉम्प्लेक्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं और यहाँ पे कॉपर +2 के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं और ये कॉपर जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं होता है, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ये बात वीबीटी ने डिफाइन नहीं की। ये थी वीबीटी की कुछ ड्रॉबैक्स जिसके बारे में वीबीटी डिफाइन नहीं कर पाई। वीबीटी क्यों डिफाइन नहीं कर पाई? क्योंकि वीबीटी की सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक थी वो यही थी कि वीबीटी ने केवल और केवल मेटल, सेंट्रल मेटल के बारे में ही डिफाइन किया कि सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उस सेंट्रल मेटल के पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं जिससे वो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कर रही है, मीन सब चीजें जो है वो सेंट्रल एटम के बारे में ही उन्होंने डिफाइन किया, इस मेटल के बारे में ही। इसके चारों ओर जो जुड़ने वाले लिगेंड हैं, इन लिगेंड के किस तरीके का नेचर है कहीं पे भी डिफाइन नहीं हुआ। इन लिगेंड्स को केवल और केवल डोनर एटम की तरह यूज किया गया। इसीलिए ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी इसके बारे में भी वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि कौन से लिगेंड्स के साथ बॉन्ड कैसा बनेगा, किसमें इनर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी में आउटर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, किसी में ये जो एनर्जी गैप है ये कम स्प्लिट हो रहा है, किसी में एनर्जी गैप ज्यादा स्प्लिट हो रहा है। ये सब कुछ सिर्फ किस बात पे किस बात पे डिपेंड करता है? इनसे जुड़ने वाले लिगेंड पे भी डिपेंड करेगा। इस मेटल के नेचर के साथ साथ इनसे जुड़ने वाले लिगेंड के नेचर या इसके बिहेवियर पर भी डिपेंड करेगा। वीबीटी ने इस लिगेंड के बिहेवियर को कहीं पे भी यूज नहीं किया, ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। तो अब हम CFT के स्टडी करेंगे। उस CFT ने इस लिगेंड को भी इंट्रोड्यूस कराया, इस लिगेंड्स के बिहेवियर को भी वहां पे लेके आए कि इस लिगेंड को चेंज होने से क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, तो वो सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिफाइन करने में जो जो ड्रॉबैक्स वीबीटी की रही है उन ड्रॉबैक्स को CFT थ्योरी के द्वारा हम डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।